हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम फिजिकल एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे। हमने जब न्यूट्रिशन की बात की थी तब हमने कहा था कि हम डेंटल इश्यू को भी हैंडल करेंगे। तो आज का टॉपिक है डेंटल सपोर्ट फॉर सीनियर्स। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर दीक्षा बत्रा का। डॉक्टर is an internationally trained prosthodontist and implantologist with a decade of experience in pain-free dentistry. She runs Smile Essentials Dental Clinic. She is also a recipient of several awards and the founder of Angel Dentists Network, which is India's first dental NGO. She has also founded the RYS University, which is a landmark concept in dental education. आपका स्वागत है डॉक्टर। Thank you so much for having me here, Sonam ji and Minaz ji. I've been looking forward कि ये talk कब होगा so that हम बहुत ही senior citizen से contact करने की कोशिश में रहते हैं क्योंकि I think at that age they need that support, both dental as well as psychological. तो हम हमेशा हैं उनके लिए. So I'm looking forward to some of the questions we can address today. Thank you, doctor. Thank you for coming to our platform. My first question to you, doctor, is what are the general dental issues that seniors face? Right. So हमारे पास काफी senior citizens आते हैं and I think the most number one complaint जो उनकी होती है is missing teeth, because couple of decades ago एक common dental practice हुआ करता था कि थोड़ा भी दांत में issue हो तो दांत निकाल दिया जाए. So आज की तारीख में normally हमारे senior citizens बहुत ही tolerant होते हैं, उन्हें ज्यादा दर्द वगैरह की issues नहीं होते, लेकिन जब दांत नहीं होते तो चबाने की जो तकलीफें होती हैं उनको सबसे ज्यादा वो परेशानी देती है. तो काफी तो मैं कहूंगी बहुत रेजिलिएंट होते हैं, जैसे बहुत एंड स्टेज तक ही वो कंप्लेन करते हैं बिकॉज दे ट्राई नॉट टू कॉज एनी न्यू प्रॉब्लम्स अपने बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए. तो उन्हें लगता है कि डेंटल हम थोड़ा बाद में ही करें, अगर बहुत बड़ा इशू है तो ही करें. तो आज मैं ये प्लेटफॉर्म पे ये भी कहना चाहूंगी उनको कि डेंटल इशू जब पहले ही आता है, जैसे आपका एक दांत अगर मिसिंग है तो सबसे पहले उसको रिप्लेस करा दीजिए. और अगर दांत में थोड़ी सी सड़न हो या थोड़ा पेन सेंसिटिविटी शुरू हो, वही स्टेज पे अगर आप उसे पकड़ लें तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही शॉर्टकट में आपका इलाज हो सकता है. तो लास्ट में वेट मत कीजिए. एक और कॉन्सेप्ट है मोस्ट सीनियर सिटीजन्स का, वो है कि अब ठीक है, अब लाइफ कितनी बाकी है तो रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है. पर आज हम देख रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ गई है. तो अगर वो 60-70 की उम्र में कुछ ट्रीटमेंट करा लेते हैं, वो 90-100 तक वो सर्वाइव हो जाती है वो ट्रीटमेंट. तो नंबर 1 आई वुड से इज ऑलवेज मिसिंग टीथ, उनका सबसे बड़ा कंप्लेन. ऑलराइट. अगर दांत मिस है, the teeth are missing, so Yes. how do we deal with it? Options क्या हैं? So we have many options, like I would say from dentures to implants. तो सबसे पहला ऑप्शन ऑफ कोर्स जो एज ओल्ड रहा है, दांत मिसिंग होने के लिए डेंचर बिठाया जाता था. अब ये डेंचर मे बी 1 दांत 2 दांत 10 दांत का हो सकता है, उसे हम कहते हैं पार्शियल डेंचर, या वो कंप्लीट डेंचर हो सकता है. इसका मतलब ये है कि ऊपर और नीचे के सारे दांत अगर ना हो तो हम कंप्लीट डेंचर भी देते हैं. आई थिंक सभी ने ये डेंचर कैसा दिखता है वो देखा होगा. उसमें हम एक प्लास्टिक चीज पे दांत अटैच करते हैं और वो आपको मुंह में पहनना होता है, राइट. तो ये एक डेंचर का ऑप्शन हो गया, पर ये रिमूवेबल ऑप्शन है. आज के एडवांसेस से, टेक्नोलॉजी से हमारे पास डेंचर से आगे कई कई ऑप्शंस आ गए हैं जो मैं रेगुलरली रेकमेंड करती हूँ. सबसे पहला है कैप्स लगाना या ब्रिजेस लगाना. अब इसका मतलब क्या है कि हमारे एग्जिस्टिंग दांतों पे उनका सपोर्ट लेकर हम दूसरे दांत बिठाएं. तो डेंचर में हमारा मेन सपोर्ट गम से आता है, बोन से आता है. यहाँ पर हमारा मेन सपोर्ट आता है हमारे आजू बाजू के दांतों पे. भले वो दांत जरा से वीक हो या कॉम्प्रोमाइज्ड हो, नो प्रॉब्लम, पर एक दूसरे का सपोर्ट करके जैसे मुट्ठी स्ट्रांग हो जाती है, 5 उंगलियां एक काम करते हैं लेकिन मुट्ठी एक स्ट्रांग होती है, तो उसी तरह अगर ब्रिज का कॉन्सेप्ट लिया जाए तो
काफी दांतों को कनेक्ट करके हम वो दांतों को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और इसी तरह हम मिसिंग दांत रिप्लेस कर देते हैं। अब इसमें ये अंतर है कि ये दांत ऊपर गम्स के ऊपर और दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके खड़े हैं, तो दे आर नॉट गोइंग विद इन द बोन। अब ये तीसरा ऑप्शन है जो बिल्कुल हमारे नेचुरल टीथ की तरह होता है, जिसे हम डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं, जिसमें हम दांत की जड़ और फिर दांत की कैप उस हिसाब से बिठाते हैं जैसे एग्जैक्ट हमारे दांत का शेप है। सो जस्ट द वे हमारे दांतों में एक रूट होता है और एक टॉप क्राउन होता है, उसी तरह इम्प्लांट में एक रूट होता है और उसके ऊपर कैप लगती है, तो इसे हम डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं। और ये भी कंप्लीटली एक फिक्स ट्रीटमेंट है। अब डेंटल इम्प्लांट्स एक भी हो सकता है, या अगर हम 6 से 8 इम्प्लांट जॉ में डालें, इससे आपके पूरे के पूरे 32 दांत हम लोग लगवा सकते हैं। तो ये कंप्लीटली एक फिक्स्ड ऑप्शन हो जाता है। इम्प्लांट्स में भी डेंचर लगता है, तो अगर आपको मान लीजिए सिर्फ 2 इम्प्लांट लगाने हैं, उसके सपोर्ट से डेंचर बनाना है, तो वो भी इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर कहलाता है और ये काफी एक टाइट डेंचर होता है। जैसे लॉट ऑफ सीनियर्स कंप्लेन कि हमारा डेंचर लूज हो गया, राइट? आपने सुना होगा ये कि डेंचर की फिटिंग खराब हो गई, लूज हो गया। तो अगर आप नीचे से इम्प्लांट लगवाते हैं और ऊपर से डेंचर, तो आपको ये ग्रिप बहुत लंबे समय तक टाइट रहेगी। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, विच रेंज के आपका एक दांत मिसिंग है कि आपके सारे जॉ में दांत नहीं है, हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं आपके लिए। सो समटाइम्स सीनियर्स कंप्लेन करते हैं कि जब वो डेंचर्स पहनते हैं फिर भी वो चू नहीं कर सकते हार्ड थिंग्स, सो इज दैट यूजुअल फॉर डेंचर्स और इज देयर समथिंग रॉन्ग विद द डेंचर्स? सो इट कुड बी वन ऑफ बोथ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके डेंचर्स की फिटिंग सही नहीं है या आपको कुछ उसमें करेक्शंस करवाने हैं। तो अगर ये चूइंग का प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग्ड है, तो वो डेंचर्स को करेक्ट करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल डेंचर प्रोसेस का एक आउटलाइन या ओवरव्यू दे देती हूँ। एक डेंचर जब हम पहली बार लगाते हैं, इट इज अ एक्सटर्नल डिवाइस, मतलब आपके मसूड़ों के ऊपर वो जाके बैठता है। तो जैसे हमारे दांतों में नर्व्स हैं, वेसल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारी मूवमेंट्स को, और हमें एक सेंसेशन होता है कि हमारे दांत कहाँ जा रहे हैं, कैसे चबा रहे हैं, कितना प्रेशर लग रहा है, अगर कुछ पत्थर वगैरह आ गया उसमें तो हमें इमिडिएटली समझ में आ जाता है और हम वो पत्थर निकाल सकते हैं, राइट? अब डेंचर कैसा डिवाइस हो गया, उसमें कोई इनर्वेशन नहीं है, कोई नर्व्स नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं है। एक ऊपर से एक डिवाइस आ गया जिसने हमारे जॉ को मास्क कर लिया है, और एक प्रोस्थेसिस, एक बाहरी चीज होके वो हमको चबाने में यूज टू करता है। तो एक प्रोसेस होती है टू गेट यूज टू योर डेंचर्स, बिकॉज हमारे जो मसूड़े हैं प्लस हमारा मुंह का जो मस्कुलेचर है वो डेंचर को ग्रिप करता है। इससे एक ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, जैसे फिजियोथेरेपी होती है, कि ये डेंचर हमारे मुंह में रहे और वो अच्छे से हमें यूज करना आए, उस पर हम कंट्रोल या काबू पा सके। तो नॉर्मली जब हम डेंचर का एंटायर ट्रीटमेंट करते हैं, वो सिर्फ दांत बनाने का काम नहीं है, आपको ये भी सिखाना है कि ये डेंचर आपके लिए फंक्शनिंग डेंचर कैसे होगा, मतलब आप इसको यूज कैसे कर पाओगे। वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। हम ऐसा नहीं है कि हम डेंचर आपको दे दिया मुंह में और आप कल से परफेक्टली चबा सकेंगे। एक डिवाइस है, उसको आप यूज करना सीखेंगे तब जाके आपसे वो सारी चीजें चबाई जाएंगी। तो हम वो ट्रेनिंग प्रोसेस अराउंड 1 वीक लॉन्ग करते हैं, जिससे हम धीरे धीरे उनको पहले सिर्फ बात करना सिखाते हैं डेंचर से। पहले दिन पे हमको चू भी नहीं करना, सिर्फ पहन के रखना है, उससे माउथ में सलाइवा आएगा, अलग अलग चीजें होंगी, अपना बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम स्पीच थेरेपी करते हैं, उनको सिखाते हैं बात कैसे करना है। उसके बाद सॉफ्ट खाना खाने से धीरे धीरे ग्रेजुअली खाने की इंटेंसिटी हम इंक्रीज करके फाइनली हम एक स्टेज पे ले जाते हैं जब पेशेंट सारी चीजें चू कर सकते हैं वो डेंचर के साथ, राइट? तो अगर कोई कहता है कि हम चू नहीं कर सकते, तो मतलब एक वो उनकी ट्रेनिंग पीरियड नहीं हुई है, या वो पहले ही वो हौसला लूज कर चुके हैं कि अरे बाप रे, ये नया चीज हमने मुंह में डाल दिया, अब इससे चू नहीं हो रहा, मतलब वो चीज मेरे लिए ठीक नहीं है। पर हमें फर्स्ट सेशन से उनको समझाना है कि एक प्रोसेस है। उनके एक्सपेक्टेशन अगर हम क्लियर रखेंगे, तो वो सीनियर पर्सन भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ये फर्स्ट डे पे
नहीं फिट होने वाला या नहीं परफेक्ट होने वाला। हमको 1 बाय 1 उसको ट्रेनिंग करके टिपिकली 7 डेज टू मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर ये पूरी हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है और हमारा माइंड भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, राइट? और इसके बाद भी अगर चूइंग में प्रॉब्लम हो, या समझो डेंचर के बनाने के 2-3 साल बाद आपको सडनली चूइंग में प्रॉब्लम हो, तो डेफिनेटली वो डेंचर फिटिंग का इशू है, राइट? अंडरस्टूड। डॉक्टर, यू स्पोक अबाउट डेंटल इम्प्लांट्स। काफी सीनियर्स को डेंटल इम्प्लांट्स करने में थोड़ी झिझक होती है, तो क्या ये Definitely. सेफ है या इसका ट्रूथ क्या है? राइट तो एक चीज है कि हमारे सोसाइटी में स्पेशली इन इंडिया dental implants have been there for more than 30 years, so maybe even longer in the world, but readily available in society last 30 to 40 years easily. Now एक चीज है कि डॉक्टर्स के पास एक ट्रीटमेंट पहुंचती है, पर ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने तक जब तक उसका, जैसे कहते हैं, उसकी पब्लिसिटी पॉजिटिव हो, उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रोसेस और टाइम लगता है। अब इस बीच में अगर 1 या 2 भी फेलियर्स हो जाते हैं, तो बहुत सारी अफ़वाहें फैल जाती है कि अरे ये ट्रीटमेंट में ऐसा होता है या वैसा होता है। तो जब हम पेशेंट्स को मिलते हैं, हमें ये बहुत दिखता है कि लोगों को ऑलरेडी एक प्री कंसीव्ड आइडिया है इम्प्लांट्स के बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर एक बार भी किसी का एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा है, तो सारे लोग उसी स्टोरी को रिपीट करते हैं। बट व्हेन इन फैक्ट द रियलिटी इज कि ना ही एक नई ट्रीटमेंट है, बहुत ही सालों से चल रही है ये ट्रीटमेंट। सेकेंडली, ना ही ये पेनफुल ट्रीटमेंट है, बिकॉज मैं अपने पेशेंट्स को भी बहुत समझाती हूँ कि जब हम दांत निकालते हैं, उसमें जितना भी पेन हम एक्सपीरियंस करते हैं, जितना डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करते हैं, उससे 1/10 इज व्हाट द इम्प्लांट विल कॉज यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम दांत पुल करते हैं, वहां पर आदमी को पेन होने का चांसेस हो सकता है, बट जब हम इम्प्लांट प्रिसाइसली फिट करते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से, तो वो एक फिटिंग होती है और हमारी बॉडी को पता भी नहीं चलता है कि कुछ इंजरी हुई है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट उतने उतने डायमेंशन का जगह बनाई है और उसी जगह को हमने ब्लॉक कर दिया है इम्प्लांट से। तो जब आपकी बॉडी वुंड हील करने जाती है, घाव को भरने जाती है, कुछ भरने के लिए है ही नहीं वहां पर, राइट? तो जिस लोकल एनेस्थीसिया से आप फिलिंग करवाते हैं, वही सेम लोकल एनेस्थीसिया, वही सेम जो सुन करने का प्रोसेस है, उसी से हम इम्प्लांट जैसी सर्जरी भी कर लेते हैं। तो ये एकदम जैसे कहते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, जिसमें हम ज्यादा कुछ ना ब्लीडिंग एक्सपेक्ट करते हैं, ना उसके बाद ज्यादा पेन एक्सपेक्ट करते हैं। नाउ ऑल दिस मैंने जो आपको कहा एक टिपिकल इम्प्लांट सिनारियो है। हर एक के मुंह में अलग सिचुएशन होता है। कभी हमें वहां पर बोन भी बनाना पड़ता है, हड्डी भी ऐड करनी पड़ती है, कभी गम्स को थोड़ा और सपोर्ट देना होता है। तो ये जो अलग अलग प्रोसीजर्स करने होते हैं, तो आपके डॉक्टर का काम है आपको हर प्रोसीजर का रिस्क और बेनिफिट बताना, बिकॉज इम्प्लांट एक मेन प्रोसीजर है, पर उसके अराउंड अगर 2-3 छोटे प्रोसीजर्स करने पड़े ड्यूरिंग दैट टाइम, तो आपको वो सिखाना और समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए क्या होने वाला है आगे। देख, whenever we are prepared for something, mentally prepared, and the same thing happens, then things are smooth. फ्रिक्शन कब होता है? जब हमको एक आइडिया दी जाती है और फिर होता कुछ और है। तो इसीलिए जो साइकोलॉजिकल पार्ट होता है, वो हम बहुत ही स्ट्रेस करते हैं कि वो मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। हम पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये छोटा सा प्रोसेस है। उनको जितना हम डिटेल दे सकें और जितना डिस्क्राइब कर सके कि ये होने वाला है, उतना हम कम सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करते हैं और उतना कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट से, बिकॉज उनको पता है अब एक एक स्टेप पे क्या होने वाला है। तो देयर इज नो शॉक, देयर इज नो फियर। सो ट्रूथ ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स इज दैट अगर आपके लिए वो अच्छा ट्रीटमेंट है, वो आपके डॉक्टर को पहले सिलेक्ट करना है। हर एक पर्सन के लिए डेंटल इम्प्लांट्स परफेक्ट नहीं है, हर एक पर्सन के लिए डेंचर भी परफेक्ट नहीं है और हर एक के लिए ब्रिज भी नहीं है। तो कस्टमाइज्ड सोल्यूशन फॉर अ पर्सन, इफ डेंटल इम्प्लांट्स का वो कैंडिडेट है, तो वो करना चाहिए। अगर वो गलत प्रोसीजर किया जाए गलत पेशेंट पे, तो कोई भी प्रोसीजर सक्सेस नहीं होगा, राइट? So that's what we see, that a mismatch of case selection can happen, which is why then there is a little bit of fear attached to it, right? Also pain control अच्छा होना चाहिए। अगर मैं आपका फिलिंग भी विदाउट पेन, विदाउट एनेस्थीसिया करूं,
तो आपको वो फिलिंग भी इतनी डिफिकल्ट लगेगी। उसी तरह अगर हम इम्प्लांट कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपको पता भी नहीं चले, आपको वहां पर टोटली सुने, आपको थोड़ा भी उसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एज अ डेंटिस्ट होनी चाहिए। Then we can eliminate fear. So communication, good information, and secondly good pain control. These are two ways कि हम एक dental implant का successful treatment आपके लिए कर सकते हैं. Oh, thank you. That was a very detailed explanation, with much needed. Thank you. So, if you were to tell us, what is the regular care that every senior should take for their dental hygiene? Right. So I feel as today all of us across ages never received a talk on how to look after our teeth. We largely go by maybe something we see on TV in an ad, the next best thing our friends told us, or maybe something that in your dental visit you just casually discussed with your dentist. So I feel whether it's a young person or it's an old person, they need to be taken through those critical steps, which at all ages will keep their teeth intact. So now the world is moving towards prevention and minimal invasion, right? हमको ज़्यादा treatment करनी ही नहीं है, right? हमको उसी patient को treatment करनी है जिसको ज़रूरत है. जितना हो सके अगर हम avoid कर ले, prevention is better than cure जैसे कहते हैं, तो यही मैं एडवाइस अपने सीनियर सिटीजन को भी देना चाहूंगी कि एक 5 स्टेप प्रोसेस सिंपली फॉलो कीजिए. मे बी हमें इतना सिंपली वो बताया नहीं गया है, तो हम लोग कभी एक स्टेप करते हैं, कभी 2 स्टेप्स करते हैं, कभी 3 स्टेप करते हैं अगर मूड है तो. पर अगर आप ये 5 के 5 स्टेप्स बहुत ही जल्दी 5 मिनट्स के अंदर ये 5 स्टेप्स हो सकते हैं, अगर आप ये फॉलो करें तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे पास हर पेशेंट में 32 टीथ है और इतने सारे पेशेंट्स हैं, तो हमको ये नहीं चाहिए कि आप ही बार बार एक जन हमारे पास वापस आते रहें. तो जितना हो सके अगर आप मैनेज करते हैं तो इट्स मच बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. सो द फर्स्ट स्टेप इन दैट सीरीज इज फ्लॉसिंग. सो आप सोचोगे ब्रशिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पहले की जाती है? नहीं, सबसे पहले आप फ्लॉसिंग कीजिए. अब फ्लॉसिंग कई तरीके की होती है. आप अगर सोचेंगे वो थ्रेड हम कैसे यूज करें, तो आज के डेट में फ्लॉस स्टिक्स भी मिलते हैं जिसमें वो ऑलरेडी एक टूथपिक जैसा डिवाइस होता है जिसमें फ्लॉस लगी हुई होती है. हमको सिर्फ बहुत इजीली अपने एक एक दांत के बीच में जाके उसको रिंस करके सारे दांतों के बीच में जो परत है वो लूज करनी होती है. जैसे ही वो पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं हम उन्हें ब्रश कर देते हैं. तो अपना सेकेंड स्टेप हो जाता है ब्रशिंग. एक बार आपने ब्रशिंग कर लिया विथ अ टूथपेस्ट एंड ब्रश ऑफ योर चॉइस. अब इसमें सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि ब्रश सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला हो. वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स दैट आई सी हमारे सीनियर सिटीजन में कि मीडियम या हार्ड ब्रिसल्स, कि जितना अच्छे से ब्रश करेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए दांत साफ रहेंगे. बट ये एक एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो हमें निकालना है. एज अ न्यू एज न्यू जनरेशन हमें ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रिसल्स दांतों को एकदम कांच की तरह साफ करना है, नॉट रगड़ रगड़ के घिस घिस के. ये कॉन्सेप्ट हमें अभी नया करना है, राइट, इनोवेट करना है. तो ये चीज आप याद रखिए. ब्रश, बिकॉज सब मुझे पूछते कौन सा ब्रश यूज किया जाए, तो एज लॉन्ग एज आपके चॉइस का ब्रश यूज कीजिए, लेकिन वो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला हो. और अगर आप यूज टू हो सकते हैं तो नथिंग लाइक अ बैटरी ऑपरेटेड ब्रश. इफ यू कैन एक्चुअली गेट यूज टू इट, आई अंडरस्टैंड इतने सालों बाद 50-60 सालों के बाद एक ब्रश यूज करने के बाद आपको सडनली मैं कहूँ आप चेंज कीजिए, बैटरी ऑपरेटेड यूज कीजिए, तो अपना कंफर्ट लेवल देखिए. अगर आपको उसमें मजा नहीं आता है तो यूज अ मैनुअल ब्रश, लेकिन दोनों ही के ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए. और फिर सेकंड चीज है टूथपेस्ट. एज लॉन्ग एज आपकी टूथपेस्ट में जेल और पेस्ट दोनों हैं, आपके लिए वो टूथपेस्ट अच्छा है. हाँ, अनलेस आपके पास सेंसिटिविटी या ऐसे कोई भी पर्टिकुलर कंप्लेंट है तो आपके डेंटिस्ट आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट अलग से देंगे. नहीं तो माय रिकमेंडेशन ऑलवेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेल एंड पेस्ट. पेस्ट आपके दांतों को कैविटी फ्री रखेगी, पॉलिश रखेगी, और जेल आपको फ्रेश ब्रेथ देगी और आपके मसूड़ों की हेल्थ मेंटेन करेगी. तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया ऑफ यूजिंग योर टूथब्रश एंड टूथपेस्ट. आफ्टर दिस आई वांट यू टू मूव ऑन टू tongue cleaning. This is another very, very important thing that we need to ensure we do. Tongue cleaning, use a metal tongue scraper or use even the back of the brush. वो भी no problems at all, right? And
the last step that I want you to use is basically a mouthwash. तो माउथवॉश जिसमें अल्कोहल नहीं है वो यूज करना चाहिए, जिससे आपके माउथ में बर्निंग सेंसेशन ना हो. समथिंग वेरी लाइट एंड इजी, जैसे आपको सिर्फ फ्रेश ब्रेथ मिले, पर ऐसे नहीं लगे कि हम एक टॉयलेट क्लीनर यूज कर रहे हैं माउथ में. इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए वो. तो इससे क्या होता है, सीनियर सिटीजन को काफी हद तक दूसरे मेडिसिन भी लेते हैं वो, और टिश्यूज उनके थोड़े सेंसिटिव होते हैं, मतलब डेलिकेट होते हैं. अगर हम स्ट्रॉन्ग माउथ वॉश यूज करेंगे तो वो बर्निंग सेंसेशन की वजह से वो यूज नहीं कर पाएंगे. तो एक माइल्ड माउथ वॉश, या तो अगर स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं तो उसको डाइल्यूट करके आप यूज कीजिए. तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो डेंटिस्ट से मिलने की आपकी जो गुंजाइश है, मतलब बहुत ही कम हो जाएगी. जितने दांत आपके हैं, मान लो आपके दांत निकाले भी गए हैं पहले, जितने हैं वो तो अच्छे रहेंगे, राइट? All right. So that's our 5-step cleaning process. All right, that was very detailed. Thank you for that. डॉक्टर, एक और प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन्स को होता है, उनका मुंह सूख जाता है, माउथ ड्राइनेस. उसका क्या ट्रीटमेंट है? You're very right, because क्या होता है, एज के साथ हमारे medications बढ़ जाते हैं. Even a fairly healthy senior citizen might be taking a basic course of medication, long term. तो medications are one of the main cause जिसकी वजह से हमारा dryness of mouth होता है. पहले मैं आपको causes बताऊंगी और फिर उनके solutions, so that जो भी हमारे viewers हैं जो सुन रहे हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं कि ये चीजें उनके लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं. दूसरा एक चीज जो अभी मैंने आपको बताया वो है माउथ वॉश, लाइक अब्यूज ऑफ माउथ वॉश, समथिंग विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग. उसके वजह से भी ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है. स्पेशली अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेस कॉज दैट ड्राइनेस ऑफ माउथ. देन द थर्ड थिंग कैन बी दैट हमारा एज के साथ सलाइवा प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम हो गया है, विच इज अ नेचुरल प्रोसेस एज वेल. सो धीरे धीरे वो कैपेसिटी कम हो गया, इसीलिए हमारा माउथ ड्राई होता है. एंड लास्ट कॉज ऑफ कोर्स इज डिहाइड्रेशन, कि हम ज्यादा पानी नहीं पी रहे. और ऑफ लेट एक नया कॉज है, वो है मास्क पहनना. बहुत ही ज्यादा ओवर, लाइक बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए जब हम मास्क पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माउथ ड्राई होने लगता है. एंड एक माउथ ब्रीदिंग भी होती है जिससे हमारा माउथ ड्राई हो सकता है. अगर हम सांस मुंह से लेने की आदत है तो डेफिनेटली ये सब कॉजेस की वजह से, चाहे हम सीनियर हो या मिडिल एज हो या इवन यंग चिल्ड्रन में, हम ये ड्राइनेस ऑफ माउथ देखते हैं. तो सबसे इजी सोल्यूशन उसका है कि आप अगर हाइड्रेशन बढ़ाएं, जैसे अपना पानी इनटेक अगर आपका 1 लीटर 2 लीटर्स है उसको डबल कर दीजिए, राइट? या एटलीस्ट स्टार्ट विद बेसिक स्टेप्स. 3 या 4 ग्लास आप ज्यादा लीजिए. एक और चीज है जो हाइड्रेशन में आपको हेल्प करेगी कि इक्वल ड्यूरेशन पे आप पानी पीते रहिए. ना कि आपने सुबह को 1 लीटर पी लिया, रात को 1 लीटर पी लिया तो आपका माउथ ड्राई ही रहेगा. फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर, वेल हाइड्रेटेड, बैलेंस्ड सॉर्ट ऑफ डाइट, ये आपको बहुत हेल्प करेगी. अब सेकेंड सोल्यूशन हम जो काफी एल्डर्स को बताते हैं वो है लोजेंजेस. तो कुछ भी खट्टा या जैसे कैंडी पीस जो आप चूसते रहें, जिससे आपका सलाइवरी सिक्रीशन स्टिम्युलेट हो जाए. तो अपने नेचुरल प्रोसेस से ही आपका ये मैक्सिमाइज होगा कि जितना भी आपका बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है वो करेगी. और तीसरा, मेडिकेशन सब्स्टिट्यूट. तो अगर हो सके तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के इस तरह के मेडिकेशन लीजिए जो आपके माउथ को नेगेटिवली अफेक्ट ना करें. बिकॉज ड्राइनेस ऑफ माउथ से अगर प्रोलॉन्ग पीरियड तक ये ड्राइनेस ऑफ माउथ हो तो काफी लाइक इरिटेशंस बढ़ सकते हैं मुंह में, और फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. तो एक तो आपका खाने की जो स्वाद होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है. आपको कुछ कुछ चीजें खाने में बर्निंग सेंसेशन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, आप निगल नहीं सकते उसको प्रॉपर्ली, बिकॉज सलाइवा एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत ही जरूरी है. हमारे डाइजेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है कि वो माउथ में ड्राइनेस ना हो और हमारा सलाइवा बराबर प्रोड्यूस हो. तो ये 3 चीजें करने से आपको नेचुरल वे में आपका सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ सकता है. अगर ये ना हो और मतलब इनसे भी आपको फायदा ना हो तो हम कुछ दवाइयां देते हैं जिससे हम एक्सटर्नली मतलब अपने बॉडी को और पुश करते हैं ये सलाइवा प्रोड्यूस करने को, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द 4 वेज दैट हम कहते हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ प्रिवेंट भी हो सकता है. और एक लास्ट चीज है, अगर आप मुंह में कुछ पहनते हैं जैसे डेंचर
या ऐसा कोई भी प्रोस्थेसिस, आपको वो भी देखना है कि आपके वो सलाइवरी सिक्रीशन को कम नहीं कर रहा। जैसे पूरा डेंचर पहनने से यूजुअली आदमी ज्यादा सलाइवेट करता है इनिशियली, बट इफ नॉट क्लीन प्रॉपरली, इफ नॉट प्रॉपरली पोजिशन, तो ये सलाइवा कम भी हो सकता है उसकी वजह से। ओके डॉक्टर, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर एनजीओ? आई एम श्योर हमारे कोई व्यूअर्स, थोड़े व्यूअर्स होंगे जिनको ये जानकारी काम में आएगी। Definitely. Thank you for asking. And I would love to elaborate on this idea. जैसे आप कह रहे थे कि आपने एक स्पार्क आया, एक आइडिया आई और आपने ये चैनल स्टार्ट किया, तो ऐसे कॉलिंग कहते हैं कि हाँ बस हमें कहीं से तो वो मैसेज आया है कि हमें ये काम करना है। तो इसी तरह ये एनजीओ का कॉन्सेप्ट इस तरह से हुआ कि जैसे कि आप जानते हैं कि डेंटल केयर sometimes can become unaffordable for certain sections of society. तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि एनजीओज बहुत सारे हैं, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड डेंटल काम कोई नहीं कर पा रहा, बिकॉज मे बी वो नॉलेज नहीं है, वो स्पेशलिटी नहीं है। तो हमारा अगर एक स्किल है, वो है हमारी डेंटिस्ट्री का स्किल। अगर हम ये मासेस तक पहुंचा सके तो बहुत ही लोगों का फायदा होगा। ये जो सो कॉल्ड अनअफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स हैं, हम उसे एक तो अफोर्डेबल कर देते हैं, विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड सेकेंडली वी गिव इट डोर स्टेप। तो जहां पर भी वो स्लम्स हैं, जहां पर भी वो अनअफोर्डिंग पॉपुलेशन है, जैसे कि ऑर्फनेजेस या चैलेंज्ड पॉपुलेशंस, हम वहां पर जाकर जैसे फिजिकली चैलेंज या विजुअली चैलेंज या even sex workers, anyone who is marginalized by society, even children who have parents below the poverty line, के उनको कोई source of income नहीं है, तो हम ये सारे populations के साथ जाके वहां पर dental treatment करते हैं, completely mobile, completely at their doorstep, and also followed up with regular recalls। क्योंकि हम अगर उन्हें एक बार ट्रीटमेंट दे दें और उनको अवेयरनेस नहीं दें कि आपको अपने दांत कैसे संभालने हैं, क्या करना है, उनको मीन्स नहीं दें, टूथपेस्ट, टूथ ब्रशेस, ओरल हाइजीन एड्स नहीं दें, तो हम कुछ फायदा नहीं कर रहे उनके लिए। हम वापस उनके लिए वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जो हम सॉल्व करने गए थे। तो हमारा एनजीओ राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चेकअप्स to awareness building, to providing oral hygiene aids to them, to actually carrying out the entire treatment, चाहे वो डेंचर बनाना हो या छोटी कैविटीज क्लीन करना हो या रूट कनाल्स करना हो, दांत निकालना हो, सारी चीजें मैं और हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स जाके डोर स्टेप वहां पर डिलीवर करते हैं। और इसके लिए आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट के I think over 1,000 dentists across the country have been, volunteering with me from time to time to deliver this, because मैं अकेले तो ये सब काम नहीं कर सकती। तो ये सारी हमारी टीम्स राइट फ्रॉम बॉम्बे, which is our base, वहां पर ये ट्रीटमेंट चलती है। और we went to Delhi, we went to Ladakh once to specially work with people there, because वहां पर तो बिल्कुल dental treatment की access नहीं है। So we've done Pune, we've done different areas that we have been able to isolate कि यहाँ पर need है। So this is all about the NGO, and if anybody would like, these are usually हम funds भी नहीं लेते, but ज़्यादा करके हम donations in the form of toothbrushes, toothpaste, directly जो हमको equipment या materials चाहिए होते हैं, हम वैसे उस फॉर्म में डोनेशन लेना चाहते हैं, जैसे एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो, और जो हमको जिसकी जरूरत है हम डायरेक्टली वो चीज में डोनेशन लें। सो दिस इज हाउ वी ऑपरेट। एंड हमारी एक वैन है जो अलग अलग जगहों पर जाके ट्रीटमेंट डिलीवर करती है। तो कोविड की वजह से ऑफ कोर्स वी वर हिट बैडली, बिकॉज हम ये क्लस्टर्स स्लम्स में नहीं जा पा रहे थे, लेकिन as things are opening up, we hope to resume all our efforts. That's absolutely wonderful. Thank you. And your talk was absolutely fantastic. Thank you so much, Doctor, for your time and your guidance. And I urge all the senior citizens कि जो भी आपको dental problems हैं, please go ahead and visit your dentist. कोई बात के लिए डरिए नहीं. Please take care of your teeth, because they will take care of several other things. Okay, so please don't hesitate.
Thank you so much once again, Doctor, for your time, your guidance, and cheers to wellness. Cheers to wellness. Absolutely. Cheers. Cheers to all of you ladies doing a brilliant job, and lots of encouragement and power to all the senior citizens out there. You all have to keep smiling always. Thank you so much. Thank you.